करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा तथा डिग्री पास आउट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इस वर्ष यानी कि 2026 वर्ष में सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आप सभी ने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, यानी कि प्रवेश परीक्षा दिया हुआ है। तो ऐसे में आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत इस वीडियो के द्वारा हम काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जिसके कि अंतर्गत आपका कॉलेज चॉइस कैसे आपको करना होता है, उसके बाद कॉलेज का आपका अलॉटमेंट कैसे होता है, कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होता है, प्रोविजनल एडमिशन कैसे आपको करवाना होता है, इसके बाद फाइनल एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग कितने स्टेप में चलती है, कौन कौन से कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये सभी कुछ इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप काउंसलिंग को लेकर के परेशान हैं कि सीआईटीएस की काउंसलिंग किस तरीके से होती है, कैसे ये सारी प्रक्रियाएँ चलती हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो कि खत्म हो जाने वाले हैं। पूरा ए टू जेड सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सीआईटीएस काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को के इस बारे में सारा अपडेट प्राप्त करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट मैं अपडेट लेकर के आऊँ सीआईटीएस काउंसलिंग का, यानी कि अब इसके बाद जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जस्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी कुछ अपडेट लगातार आपको व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब चलिए विलंब न करते हुए अपने टॉपिक्स पर आते हैं और काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम काउंसलिंग की प्रक्रिया को जानें, उसके पहले अगर बात करें कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा, तो डीजीटी का जो शेड्यूल जारी किया गया है उस शेड्यूल के अंतर्गत आपका जो रिजल्ट है वो दिनांक 10 जून को जारी कर दिया जाएगा। किस तरीके से आपको रिजल्ट चेक करना होगा, रिजल्ट चेक करने के लिए क्या क्या डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और पूरा प्रक्रिया कैसे आपको जो कि परफॉर्म करनी होगी अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए, इसके संबंध में जैसे रिजल्ट जारी किया जाता है तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूंगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा था कि मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के आऊँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 10 जून को अपना जो एग्ज़ाम के का जो एग्ज़ाम रिजल्ट है उसकी डेट आप यहाँ पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। 10 जून को आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद अब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को काउंसलिंग के संबंध में डाउट ये है कि काउंसलिंग आपको ऑफलाइन तौर पर कॉलेज में जाकर के कराना होगा। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया टोटली आपकी ऑनलाइन चलती है, यानी कि आपको घर बैठे ये सारी प्रक्रियाएं करनी होती हैं। तो इसी का पूरा जो स्टेप्स है हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है डीजीटी की तरफ से, एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 33 नंबर कम से कम लाते हैं तभी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और 29 नंबर आप लाते हैं अगर एंट्रेंस एग्जाम में, तो ही आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। और अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो 20 नंबर अगर आप लाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो ये जो है कि आपका काउंसलिंग एलिजिबिलिटी है, इतना मार्क्स आप लाए रहेंगे कैटेगरी वाइज तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि उसके बाद ये तो एलिजिबिलिटी की बात रही। अब स्टेप्स हम समझते हैं कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा, किस तरीके से आपको अपना काउंसलिंग कराना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। पहला जो काम रहेगा वो कि आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद अपनी पसंद का कोई भी 5 कॉलेज आपको भरना होगा, अपनी पसंद का, यानी कि पहले से आप डिसाइड करके रखिए कि कौन से 5 कॉलेज हैं जो जहाँ पर मुझे एडमिशन्स लेना होगा। तो उन 5 कॉलेज को अभी से आप अपने लोकेशंस के अनुसार, कौन सा आपके नियर बाई पड़ेगा, कौन सा आपसे ज़्यादा दूरी पर पड़ेगा, तो उस हिसाब से, और कहाँ पर आपके हिसाब से पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, जो भी आपने अभी तक नॉलेज अपनी जुटाई है उन सभी के बेसिस पर आप प्रेफरेंस बना करके रखिए कि पहले नंबर पर मैं कौन सा कॉलेज डालूंगा, दूसरे पर कौन सा डालूंगा, तीसरे पर कौन सा, चौथे पर, पाँचवें पर कौन सा। तो इस तरीके से अभी आप वर्कआउट करना चालू कर दीजिए। अब वो 5 कॉलेज जब आप डालेंगे तो उस 5 कॉलेज में एनएसटीआई या फिर आईटॉट दोनों में से कोई भी कॉलेज हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एनएसटीआई ही सेलेक्ट करें, एनएसटीआई या आईटॉट कोई भी 5 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ट्रेड के 5 से कम कॉलेज हैं तो ऐसे में जितने भी ऑप्शंस आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी में अपनी चॉइस भरना होगा। अगर आपके ट्रेड के 5 से कम कॉलेज हैं, कई सारे ट्रेड ऐसे हैं जिसके कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 ही कॉलेज हैं या 3 ही कॉलेज हैं, तो जितने कॉलेज होंगे केवल उतनी ही वहाँ पर जो फिलअप करने के लिए, यानी चॉइस फिलअप करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। तो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी को आपको फिल करना होगा। 5 से ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा फिल करने के लिए।
नेक्स्ट उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस की बात करते हैं। जब आप काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट करने जाएँगे तो ₹500 का फ़ीस का पेमेंट काउंसलिंग के तौर पर पेमेंट करना होगा। डीजीटी का एक बहुत बड़ा ये फैसला इस बार से लिया गया है। अभी तक जो काउंसलिंग फ़ीस थी वो ₹1000 ली जाती थी, लेकिन पिछली बार काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध हुआ था कि ये फ़ीस जो है कि अनावश्यक तौर पर ₹1000 छात्रों से वसूली जा रही है। तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए डीजीटी ने इस बार से काउंसलिंग फ़ीस को ₹500 की कटौती करते हुए यानी कि केवल ₹500 काउंसलिंग फ़ीस कर दिया है। तो आपको अपना कॉलेज चॉइस करने के बाद अब आपको फ़ीस का पेमेंट करना होगा। ध्यान रखेंगे, एक बार अगर आप फ़ीस का भुगतान कर दिए तो किसी भी स्थिति में ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, यानी कि पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और उस काउंसलिंग की प्रक्रिया में अगर कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है, कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है, तो ऐसे में ये जो ₹500 हैं आपको वापस नहीं मिलते हैं, ये फ़ीस आपकी वापस नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग फ़ीस के अंतर्गत ही दूसरे कंडीशंस की। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिना फ़ीस पेमेंट करे, यानी कि अगर आप फ़ीस का पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। फ़ीस पेमेंट की रसीद, यानी जब भी आप अपना फ़ीस का पेमेंट करें तो फ़ीस पेमेंट करने के बाद उसका रसीद जो PDF है वो डाउनलोड करके रखें, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा और आगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ये फ़ीस रसीद मांगी जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी अभी तक आपने कॉलेज चॉइस कर लिया, उसके बाद आपने काउंसलिंग फ़ीस का पेमेंट कर दिया। जब दोनों प्रक्रिया आपने कंप्लीट कर ली, देन उसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट की बात आती है। अब रिजल्ट के संबंध में देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, जो भी डीजीटी की तरफ से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया, उस शेड्यूल के अनुसार जो भी निर्धारित डेट और समय निर्धारित किए गए हैं, उस निर्धारित डेट और समय पर कॉलेज चॉइस जो है कि आपका लॉक हो जाएगा। यानी कि जो कॉलेज चॉइस आप करेंगे उसके लिए डीजीटी की तरफ से टाइम दिया गया रहेगा। उस टाइम पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा और डेट और टाइम उसका ख़त्म होगा, तो जैसे ही टाइम वो ख़त्म होगा, अपने आप जो भी आपने कॉलेज 5 सेलेक्ट किए होंगे लॉक हो जाएंगे। लॉक हो जाने का मतलब कि अब उसमें कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद निमी पोर्टल पर आपका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट भी शेड्यूल के अनुसार, जो भी फर्स्ट काउंसलिंग का या सेकेंड काउंसलिंग का, थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट जारी होने की डेट निर्धारित की गई रहेगी डीजीटी की तरफ से। उस डेट पर आपका रिजल्ट, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो आपने 5 कॉलेज चॉइस भरा था उसमें से कौन सा कॉलेज आपको आपकी मेरिट के अनुसार, आपकी कैटेगरीज के अनुसार और कॉलेज चॉइस के बेसिस पर आपको अलॉट हुआ है, उसका रिजल्ट निमी पोर्टल पर, निमी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, अब अगला स्टेप रहेगा आपका प्रोविजनल एडमिशन का। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब होता है ये आपका फाइनल एडमिशन्स नहीं है। प्रोविजनल एडमिशन इसी को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी। अब इसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट प्रोविजनल एडमिशन यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट आपका हो गया रहेगा, तो अब आपको प्रोविजनल एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अपने सभी ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको जाना होगा। ध्यान रखेंगे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ रखेंगे और उसके साथ साथ सभी का फोटोकॉपी भी अपने साथ रखना होगा। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना होगा। प्रोविजनल एडमिशन के लिए किसी भी नज़दीकी NSTI कॉलेज में निर्धारित डेट और समय पर जाना होगा। यानी कि जो डेट और समय प्रोविजनल एडमिशन्स के लिए निर्धारित किया रहेगा डीजीटी की तरफ से, उस डेट और टाइम पर आपको उपस्थित होकर के किसी भी नियरेस्ट NSTI में, ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जो भी आपका नज़दीकी NSTI कॉलेज है वहाँ पर आपको जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस यानी कि प्रोविजनल एडमिशन कराना होगा। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन के संबंध में अगला जो यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशंस ये है कि अगर आपको आईटोट कॉलेज मिला है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी आईटोट कॉलेज मिला हुआ है तो भी ऐसे में प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको किसी NSTI कॉलेज ही जाना होगा। आईटोट कॉलेज मिला है, भले ही वो आईटोट कॉलेज आपके घर के पास में है, लेकिन आप वहाँ पर एडमिशन के लिए नहीं जा सकते, वहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको तलाश करना होगा कि आपके घर के बगल में कौन सा, घर के बगल का मतलब कि जो भी आपसे नज़दीक का NSTI कॉलेज है वहीं आप जा सकेंगे। NSTI जा सकेंगे या फिर RDSDE का ऑफिस होता है, रीजनल डायरेक्टरेट का ऑफिस होता है, जो कि डीजीटी की तरफ से हर क्षेत्र में अलग अलग RDSDE ऑफिस दिए गए हैं। तो आप NSTI भी जा सकते हैं या फिर RDSDE पर भी जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं। अगला जो केस है यहाँ पर, प्रोविजनल एडमिशन के लिए नज़दीक के किसी महिला NSTI में भी जा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट होता है कि क्या हम बॉयज़ हैं तो महिला जो कॉलेज है उनमें जा करके अपना प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं, तो बिल्कुल आप करा सकते हैं। बस कंडीशंस यही है कि वो भी जो महिला कॉलेज है वो भी NSTI कॉलेज ही होना चाहिए, आईटोट कॉलेज नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन के संबंध में अगला केस ये है कि अगर मौजूदा कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर उस कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे में आप अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये रहेगी कि आपने अपना प्रोविजनल एडमिशन्स नहीं कराया हो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, अगर उसको लग रहा है कि आपको उसमें एडमिशन्स नहीं लेना है, तो ऐसे में आप प्रोविजनल एडमिशन्स जो है कि नहीं कराएं, तभी आप अगले राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया, तो ऐसे में किसी भी आगे की आने वाली काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर क्लियर आपको हो गया होगा। अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन एक बार करा लिया, तो आगे की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। आगे की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना प्रोविजनल एडमिशन्स ना कराएं, तभी आप आगे की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बारी आती है कॉलेज ट्रांसफ़र की। कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है? तो कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी तरह से ये भी ऑनलाइन होती है। इसके लिए किसी भी कॉलेज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए भी डीजीटी की तरफ से जो कि एक डेट और टाइम निर्धारित किया गया होता है। उस डेट और टाइम पर आपको पोर्टल को लॉगिन करना होता है और वहाँ से अपने कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग लेना होता है। कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में वही कैंडिडेट भाग ले सकेंगे जिन्होंने अपना प्रोविजनल एडमिशन्स कराया होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपने अपना प्रोविजनल एडमिशन्स नहीं कराया है, तो कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले सकते हैं। अब कॉलेज ट्रांसफ़र के संबंध में अगला केस ये है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज ट्रांसफ़र कराया और आपका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है और आप कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आपका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो ऐसे में सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग में भी आप कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अब उसके बाद अगला केस ये है कि कॉलेज ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई भी अलग से फ़ीस का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपने 500 रुपये का फ़ीस पेमेंट किया है, उसी में आप तीनों काउंसलिंग अपना करा सकेंगे, साथ ही साथ कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भी भाग ले सकेंगे। इन सभी के लिए जो कि एक ही बार आपसे चार्ज 500 रुपये का लिया जाता है। नेक्स्ट कॉलेज ट्रांसफ़र के केस में अगला कॉलेज ट्रांसफ़र के कंडीशन में अगला जो यहाँ पर केस ये है कि कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अगर आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ऐसे में आप पहले वाले कॉलेज में किसी भी कंडीशंस में वापस नहीं जा सकेंगे। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर आपने कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग लिया और आपको नया वाला कॉलेज मिल गया, उसका रिजल्ट जारी हो गया, अब आपको कॉलेज दूसरा मिल गया, तो ऐसे में अब जो पहला वाला कॉलेज था वहाँ पर आपकी सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। अब आप चाह कर भी दोबारा आप अपना फैसला बदलना चाहें कि मैं अब पिछला कॉलेज में ही जाना चाहता हूँ, तो ऐसी सुविधा आपके लिए नहीं रहेगी। अब जो आपका कॉलेज चेंज हुआ है उसी में आपको हर हालत में जाना होगा। उसके बाद और अगर आपका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो ऐसे में पहले वाले कॉलेज में आपका एडमिशन्स बना रहेगा। ये भी यहाँ पे केस है कि अगर आपने कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग लिया और आपका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई भी कॉलेज नया कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे में जो आपका पहला वाला कॉलेज था उसमें आपका एडमिशन्स बना रहेगा। वो सीट आपकी खाली नहीं होगी, उस पर किसी और का एडमिशन नहीं हो सकेगा। लेकिन कॉलेज चॉइस करते समय जो कॉलेज आपने पहले नंबर पर डाला था, इस कंडीशन को भी ध्यान रखिएगा। कॉलेज चॉइस करते समय जो कॉलेज आपने फर्स्ट नंबर यानी 5 कॉलेज जब आप डालेंगे और उस 5 कॉलेज में जो पहले नंबर का कॉलेज आप डाले रहेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो 5 कॉलेज में से जो पहले नंबर पर आप कॉलेज डाले रहेंगे, अगर वही कॉलेज आपको मिल जाता है, उसी कॉलेज में आपका एडमिशन्स प्रोविजनल हो जाता है, तो ऐसे में आप काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद जो कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, उसमें आप भाग नहीं ले सकेंगे। यानी कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, तो ऐसे में कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद के जो 4 कॉलेज हैं नीचे के, अगर उनमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो ऐसे में आप कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। केवल और केवल अगर फर्स्ट नंबर का प्रेफरेंस आपको मिलता है, तो ऐसे में आप कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा ये सारी प्रक्रिया हमने देखा कि किस तरीके से आपका काउंसलिंग फ़ीस का पेमेंट होगा, कॉलेज चॉइस कैसे होगा, कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहेगी। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अलग से हैं, जो कि आपको यहाँ पर इनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपका फेल हो जाता है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और आपके किसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, वहाँ के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, तो ऐसे में आप अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। यानी कि वो जो कॉलेज आपको मिला था, वो तो कॉलेज आप में एडमिशन आपका हो नहीं पाया क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था सफल। लेकिन इसके बाद जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अब आपकी चलेगी सेकंड और थर्ड की, उसमें आप भाग ले सकेंगे। आपके द्वारा चयन किए हुए कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है, यानी कि जो भी आप 5 कॉलेज ने आपने चॉइस किया, अगर उनमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट नहीं होता है,
तो भी आप अगले राउंड की काउंसलिंग में पुनः भाग ले सकेंगे। यानी कि कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला तो आपको बिना फ़ीस का पेमेंट किए हुए, यानी कि जो आपने एक बार 500 रुपये का फ़ीस का पेमेंट किया था, उसी फ़ीस में आप अगले सेकेंड और थर्ड राउंड बाकी की जितनी भी काउंसलिंग चलेगी उन सब में आप भाग ले सकेंगे। जब तक कि आपका प्रोविज़नल एडमिशन्स कहीं पर भी नहीं हो जाता है, तब तक आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आप जब कॉलेज ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो कॉलेज ट्रांसफ़र के समय आप एनएसटीआई से आईटोट में, या फिर आईटोट से एनएसटीआई में, या फिर एनएसटीआई आईटोट से प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट आईटोट कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यानी कि किसी भी कॉलेज में आप अपना कॉलेज जो कि इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, चाहे वो आईटोट कॉलेज हो या एनएसटीआई हो या फिर प्राइवेट आईटोट कॉलेज हो। उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग, जो यानी कि जो 3 राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया डीजीटी की तरफ से निर्धारित की गई है, तो इसी के अंतर्गत बताया गया कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद भी अगर आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉटमेंट होता है, तो सबसे लास्ट में आपके लिए एक स्पॉट काउंसलिंग का ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। स्पॉट काउंसलिंग वो होता है कि जैसे कि जो भी कॉलेज में अब सीटें बच गई हैं, उन सीटों के सापेक्ष में आप डायरेक्टली उन कॉलेज में जा कर के डायरेक्टली एडमिशन्स ले सकेंगे। तो ये होता है स्पॉट काउंसलिंग, जो कि सबसे लास्ट में ये प्रक्रिया डीजीटी की तरफ से अपनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया मैंने बताया, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट मैं CITS काउंसलिंग से रिलेटेड लेकर के आऊँ और उसका अपडेट आपको तुरंत मिलते रहा करे।